दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक और हैरान करने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक 181 साल से लोगों के जहन में दहशत बनकर जिंदा है। ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने पुर्तगाल में शुरुआत की थी छोटी मोटी लूटपाट से। लेकिन फिर क्या हुआ? पैसा कमाने की लालच ने उसे हैवान बना दिया। एक के बाद एक करके इसने 70 से भी ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या कर डाली। अब यह खौफनाक कहानी एक जार में बंद है और 181 साल से यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन के म्यूजियम में रखा गया है डियोगो एल्विस का सिर। क्या आपको यकीन होगा कि एक सिर आज भी लोगों को डराता है? तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे डियोगो एल्विस एक छोटे से चोर से सीरियल किलर बना और किस तरह से उसकी हवस और क्रूरता ने 7 से ज्यादा जिंदगियां खत्म कर दी। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक कहानी का पूरा सच। ये कहानी है डियोगो एल्विस की, जो एक खौफनाक सीरियल किलर था। डियोगो का जन्म हुआ था 1919 में स्पेन के एक छोटे से शहर गेसेलिया में। जब वो जवान हुआ तो काम की तलाश में पुर्तगाल के लिस्बन शहर चला आया। यहां उसने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी भी जगह उसे नौकरी नहीं मिली। अब डियोगो के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो लिस्बन के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में घूमने लगा। ऐसे इलाकों में उसका सामना कुछ अजनबी लोगों से हुआ जो न तो कोई काम करते थे, न ही किसी के सामने हाथ फैलाते थे, लेकिन फिर भी ऐश की जिंदगी जी रहे थे। डियोगो को समझ नहीं आया कि ये लोग आखिर करते क्या हैं। उसने थोड़ा और जानने की कोशिश की और पता चला कि ये लोग छोटे मोटे अपराध करके पैसे कमा रहे थे। यह जानकारी डियोगो के मन में बैठ गई। अब उसे लगा कि अगर ये लोग क्राइम करके ऐश कर सकते हैं, तो वह क्यों नहीं? उसने भी तय कर लिया कि वह भी क्राइम की राह पर चलेगा और खूब पैसे कमाएगा। फिर डियोगो ने अपनी शुरुआत की लूटपाट से। वह अक्सर उन भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाता और मौका देखकर लूटपाट करता। उसकी जिंदगी इसी तरह चल रही थी, लेकिन अब डियोगो को और ज्यादा पैसे की जरूरत महसूस होने लगी। डियोगो ने सोचा, अब कुछ बड़ा करना चाहिए। उसने बड़े सोच समझकर एक प्लान बनाया। उसने सुना था कि लिस्बन में एक बहुत बड़ा पुल है जो शहर से बाहर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह पुल करीब 213 फुट ऊंचा था और आसपास के गांवों से किसान अक्सर इसी पुल का इस्तेमाल करके लिस्बन आते थे, ताकि फल सब्जी बेचकर शाम को वापस घर लौट सकें। डियोगो ने यह देखा कि किसान अक्सर अकेले या छोटे ग्रुप में इस पुल से गुजरते थे। अब डियोगो के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मैं किसानों को निशाना बनाऊं जो अकेले इस पुल से गुजर रहे होंगे, तो मुझे पकड़ने का खतरा कम होगा। फिर डियोगो ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। वह अब अक्सर अकेले जा रहे किसानों को घेरता और उनसे सारा पैसा लूटकर उन्हें पुल से धक्का देकर नीचे गिरा देता। डियोगो अब रोज पुल पर घात लगाकर बैठता था। उसे पूरा यकीन था कि 213 फुट की ऊंचाई से गिरने के बाद किसान की मौत तो तय है। इसी तरह डियोगो ने उसी पुल को अपना ठिकाना बना लिया। वह रोज घात लगाकर वहां बैठता और फिर अकेले जा रहे किसी किसान को लूटकर उसी तरह मार डालता। लेकिन डियोगो रोज लूटपाट नहीं करता था। अगर उसे किसी दिन अच्छा खासा पैसा मिल जाता, तो वह कुछ दिन आराम करता और लूटपाट की घटनाओं को कुछ समय के लिए रोक देता। लेकिन अगर उसे उस दिन कम पैसा मिलता, तो वह रोजाना वहां बैठकर किसानों को शिकार बनाता, जब तक कि उसके पास ज्यादा पैसे ना आ जाएं। इस दौरान कभी कभी उसका सामना कुछ हट्टे कट्टे किसानों से भी हो जाता, जो डियोगो का विरोध करते थे। तो बदले में डियोगो उन्हें चाकू से मारता और फिर पुल से नीचे फेंक देता। डियोगो की यह शातिर चाल अब पूरी तरह से काम कर रही थी। काफी वक्त तक उसका यह सिलसिला चलता रहा और इलाके में बात फैलने लगी कि लिस्बन जाने वाले किसान अचानक गायब हो रहे हैं। यह बात धीरे धीरे लिस्बन तक भी फैल गई। अब तक करीब 25 से 30 किसान गायब हो चुके थे। पहले तो पुलिस ने इस मामले को हल्के में लिया और सोचा कि शायद इन किसानों ने किसी वजह से खुदकुशी कर ली होगी। उन्होंने इस मामले को ज्यादा नहीं लिया। लेकिन पुलिस के होश तब उड़ गए जब उन्हें पुल के नीचे से गुजरने वाले कुछ राहगीरों ने लाशों को देखा। जब पुलिस ने इन लाशों की पहचान की, तो यह सभी किसान निकले। अब पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और पोस्टमार्टम करवाया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस को और उलझन में डाल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी किसान पर हमला नहीं किया गया था। उनकी मौत बस पुल से गिरने के कारण हुई थी। यह बात पुलिस को फिर से सोचने पर मजबूर कर दी। पहले तो उन्होंने यही माना था कि किसान खुदकुशी कर रहे थे,
लेकिन अब इस मामले में कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। फिर किसानों के गायब होने का सिलसिला लगातार बढ़ता गया। ये संख्या 50 तक पहुंच चुकी थी। अब पुलिस को लगा कि मामला सिर्फ खुदकुशी तक सीमित नहीं है और उन्होंने फिर से जांच शुरू की। मृतकों के घर वालों से पूछताछ की गई। पता चला कि बहुत से किसान ऐसे थे जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी, तो पुलिस को यह समझ में नहीं आया कि वे क्यों खुदकुशी करेंगे। पुलिस अब इस मामले को लेकर और ज्यादा गंभीर हो गई, क्योंकि यह साफ था कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा था और कहीं ना कहीं डियोगो की लूटपाट और हत्या की घटनाएं ही इसका कारण हो सकती थीं। पुलिस ने मामले की जांच फिर से शुरू की और इस बार उन्होंने पुल को कुछ समय के लिए बंद करवा दिया। यह कदम उठाने के बाद अचानक किसानों के गायब होने के मामले रुक गए। पुलिस के लिए यह एक हैरानी की बात थी, क्योंकि पहले तो यह सिलसिला लगातार बढ़ रहा था। अब पुलिस को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर पुलिस ने फैसला किया कि पुल के नीचे गहन तलाशी ली जाए। जैसे ही तलाशी शुरू की गई, वहां से कई लाशें बरामद हुईं और कुछ लाशों में चाकू से वार के निशान भी थे। पुलिस ने अब पूरी तरह से समझ लिया कि यह कोई खुदकुशी का मामला नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर किया गया कत्ल है। अब पुलिस ने पहली बार माना कि कोई शख्स है जो इन किसानों को जानबूझकर मार रहा है। उन्होंने गुमनाम कातिल की तलाश शुरू की। इसी दौरान डियोगो के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। डियोगो ने सोचा कि पुलिस अब इस मामले पर ज्यादा ध्यान दे रही है, तो वह कुछ समय के लिए इस काम को रोक देगा, और फिर उसने 3 साल तक कुछ नहीं किया। फिर सरकार ने फैसला किया कि अब पुल को फिर से खोल दिया जाए, लेकिन इस बार सुरक्षा को और भी सख्त कर दिया गया। डियोगो ने सोचा, अब क्या किया जाए। अब पुलिस की सख्ती के कारण वह कुछ खास नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा, अगर अकेले काम नहीं हो सकता तो एक गैंग बनाकर काम करना चाहिए। और इसी सोच के साथ डियोगो ने एक गैंग बनाने का फैसला किया। डियोगो ने उन लोगों की तलाश शुरू की जो गरीब थे और छोटे मोटे क्राइम से जुड़े थे। काफी समय बाद डियोगो ने एक गैंग बना लिया। पहले उसने लिस्बन में छोटी मोटी लूटपाट की और उन पैसों से गैंग के लिए हथियार खरीदे। फिर गैंग के साथ मिलकर डियोगो ने शहर के रईस परिवारों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। वह पहले रैकी करते, यानी आसपास का मुआयना करते, यह देखने के लिए कि कोई अकेला है, घर के आसपास सुरक्षा बल तो नहीं है, या घर में कोई और खास चीज है जो उन्हें लूटने में मदद कर सकती है। फिर मौका मिलते ही वे घर में घुसते और लूटपाट करने के बाद वहां रहने वाले लोगों को बेरहमी से मार डालते। फिर गैंग के साथ मिलकर वह चुपचाप फरार हो जाते। पूरी तरह से यह काम इतना शातिर था कि कोई सुराग तक नहीं छोड़ते थे। अब पूरे शहर में यह बात फैलने लगी कि रईसों के घर लूटे जा रहे हैं और फिर उन्हें मार दिया जा रहा है। यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और लोग डरने लगे। हर कोई इस खबर से घबराया हुआ था। पुलिस की परेशानी भी बढ़ गई। उन्होंने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई पुलिस टीमों को तैनात किया, लेकिन फिर भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये अपराधी कौन है और उनकी पहचान कैसे की जाए। अब तक शहर का माहौल पूरी तरह से डर और दहशत में बदल चुका था। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनके आसपास ऐसा क्या हो रहा है जिससे रईस परिवारों को निशाना बनाकर मार डाला जाता है। पुलिस ने पूरी कोशिश की, लेकिन अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला और डियोगो के गैंग की करतूतें अब तक हर किसी के दिमाग में बैठ चुकी थीं। डियोगो के नए कृत्य के बाद पुलिस के ऊपर भारी दबाव था। डॉक्टर की हत्या ने जैसे पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। पुलिस को अब यह साफ समझ में आ गया कि यह कोई मामूली मामला नहीं था। उन्होंने अपनी जांच तेज कर दी और पता लगाया कि ये लोग शहर के बाहर से आकर लूटपाट और हत्या करके वापस चले जाते थे। डॉक्टर के कत्ल के बाद एक बात पुलिस के लिए फायदेमंद साबित हुई। डॉक्टर के परिवार को मारने के बाद पुलिस को आधे घंटे के अंदर ही सूचना मिल गई थी। इसके बाद पुलिस ने पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी। शहर के सभी रास्तों को सील कर दिया गया और हर किसी को शक की नजर से देखा जाने लगा। तभी पुलिस ने शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे 4-5 संदिग्धों को पकड़ लिया, जिनमें से एक था डियोगो एल्विस। वह बिल्कुल शांत खड़ा था और पुलिस को शक था कि यही वही शख्स है जिसे वे ढूंढ रहे थे। सख्ती से पूछताछ की गई और फिर डियोगो ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह गैंग का सरदार था और उसकी गैंग के बाकी सदस्य पहले छोटे मोटे अपराधों में शामिल थे। पुलिस ने जब डियोगो से किसानों की हत्याओं के बारे में पूछा तो उसने सारी सच्चाई खोल दी। डियोगो ने यह स्वीकार किया कि वह उन किसानों को भी मार चुका था।
और फिर उसने ये भी बताया कि 70 के बाद तो मुझे गिनती याद नहीं कि मैंने कितने लोगों को मारा है। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि डियोगो पुर्तगाल का सबसे खतरनाक सीरियल किलर था। जब यह खबर पूरे पुर्तगाल में फैली तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने इतना बड़ा अपराध नहीं देखा था। शहर में कोहराम मच गया। लोग डियोगो को लेकर आक्रोशित थे और उसके खिलाफ गुस्सा व्यक्त कर रहे थे। कोर्ट ने जल्द ही कार्रवाई की और फरवरी 1841 में डियोगो को सजाए मौत सुनाई। इसके बाद उसकी फांसी की तारीख तय हो गई। लेकिन यही नहीं, लिस्बन के कुछ डॉक्टर्स ने कोर्ट और सरकार से एक खास अनुमति मांगी। उनका कहना था कि वे डियोगो की मौत के बाद उसके दिमाग पर रिसर्च करना चाहते हैं, ताकि यह समझा जा सके कि सीरियल किलर्स की सोच आखिर कैसी होती है। यह फ्रेनोलॉजी यानी मस्तिष्क के आकार और संरचना से अपराधी प्रवृत्तियों को समझने का विज्ञान था। कोर्ट और सरकार ने डॉक्टर्स की बात मान ली और उन्हें डियोगो के दिमाग को रिसर्च के लिए रखने की अनुमति दे दी। फांसी के बाद डियोगो का सिर लिया गया और लिस्बन यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में रख दिया गया, जहां वह आज भी जार में बंद है। और इस घटना के बाद से अब 181 साल हो गए हैं। यह मामला पुर्तगाल के इतिहास में दर्ज हो गया और आज भी इसे सबसे खतरनाक सीरियल किलर के रूप में याद किया जाता है। डियोगो की हत्याओं के बारे में सुनकर लोग अभी भी शॉक्ड रहते हैं और यह सवाल उठता है कि आखिर उसकी सोच क्या थी जो उसने इतनी बर्बरता से लोगों की जान ली। तो दोस्तों, ये थी डियोगो एल्विस की डरावनी और हैरान कर देने वाली कहानी। कैसे एक छोटी सी लूटपाट से शुरू हुआ उसका अपराधी जीवन और आखिरकार कैसे वह पुर्तगाल का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बना। ये सब जानकर आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप ऐसे और भी रियल क्राइम स्टोरीज से अपडेट रह सकें। कमेंट्स में हमें बताएं कि अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहेंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें।